बहू, तुम इस घर में काम करने के लिए लाई गई हो, मायके जाने के लिए नहीं। अरे भाभी, आपका तो चेहरा लटक गया। क्या हुआ जो मायके नहीं जाओगे? देखो, मेरी फाइनल की परीक्षाएं हैं और मम्मी की घुटनों में दर्द रहता है, और जब भाभी घर पर हो तो ननद को आराम मिलना ही चाहिए। आप कहीं नहीं जाएंगी। आप चली जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा? अपना मायका भूल जाओ, अब ससुराल को आपके लिए सब कुछ है। बाणी की ननद अदिति लगातार बोले जा रही थी और बाणी की सास एकदम चुप थी। आखिर वो घर की बड़ी है तो उन्हें बोलना तो चाहिए। फिर अदिति तो अभी घर में सबसे छोटी है, उसे तो अपनी भाभी से ढंग से बात करनी चाहिए। बाणी मन ही मन सोच रही थी कि तभी अदिति फिर बोलती है, देखो भाभी, परीक्षा में नंबर कम आएंगे तो इसकी जिम्मेदार आप ही होंगे, क्योंकि आप पूरा घर संभाल लेते हो। अगर आप ही घर से चली जाओगी तो मम्मी काम करेगी और मुझे भी उनकी मदद करवानी होगी, तो मैं पढ़ूंगी। हाँ बहू, अदिति सही कह रही है, अभी मायके मत जाओ। अब तुम्हारे बहन मायके आ रही है तो वो अकेली रहकर चली जाएगी। अब जरूरी है क्या उसके साथ में रहो? उसकी परीक्षाओं के बाद चली जाना, स्नेहलता जी ने रोकते हुए कहा। बानी समझ गई थी कि वो अब दीदी से मिल नहीं पाएगी। दीदी दूर से आ रही थी और अभी उनके बच्चों की छुट्टियां हैं। उसका बड़ा मन था कि वो उनके साथ। दीदी 2 साल में एक बार ही तो आती है। अब तक स्नेहलता जी और आदिति ने मिलकर फैसला सुना दिया, तो ये फैसला तो उसके पति संदीप को हर हाल में मानना हो कि वो अपनी माँ और बहन के हर फैसले में अपनी मुख सहमति दे देते हैं। उनके खिलाफ वो कभी नहीं बोलेंगे। अदिति की परीक्षा है तो बस बहाना है। अभी उससे 1 महीना है, लेकिन जब से वो इस घर में आई है उसकी कार्य कुशलता ही उसकी दुश्मन बन गई है। माँ के दिए गए संस्कारों के कारण उसने आते ही पूरे घर को संभाल लिया, सबको काम हाथों में करके दिया और अब सब उसके आदी हो गए थे। घर के हर छोटे से लेकर बड़े काम के लिए बाड़ी को ही पुकारा जाता था। यहाँ तक कि सबके चाय पीने के बाद जूठे कप उठाने के लिए भी बाड़ी को ही आवाज दी जाती थी। अब ऐसे में ससुराल छोड़कर मायके जाना सबको अखर रहा था, पर उसे भी तो 2 साल बाद अपनी दीदी से मिलने का बड़ा मन था। आज सुबह ही पापा का फोन आया था कि समदन जी, बाणी की बड़ी बहन आई हुई है, उसे भेज दीजिएगा, कुछ दिन बहनों के साथ में रह ले। ये सुनते ही स्नेहलता जी से पहले अदिति ने अपना फैसला सुना दिया और परीक्षाओं की चर्चा छोड़ दी। अभी तो 2 साल पहले ही बाणी की शादी संदीप से हुई थी। दोनों की शादी पारिवारिक सहमति से हुई थी। बाणी हर तरह से घर के कामों में दक्ष थी। उसने सामान्य पढ़ाई लिखाई की थी, पर घरेलू कामों को वो घोट कर पी जाती। उसकी शादी में उसकी बड़ी बहन आई थी और उसके बाद वो उसने मिली नहीं। 2 साल बाद उसका भी उसके साथ रहने का बड़ा मन था। यूं तो वीडियो कॉल हो जाता था, पर जो बात साथ रहने में है वो वीडियो कॉल में नहीं थी। अदिति की बड़ी बहन नियति भी बाहर रहती थी। उसकी शादी 4 साल पहले हुई थी। वो अपने पति के साथ विदेश में रहती थी। उसने अदिति को और मम्मी को समझाया कि भाभी को मायके भेज दो, परीक्षाओं तक कोई मेड रख लो। फिर उसकी दीदी बार बार तो नहीं आएगी, पर नियति को बात अनसुनी कर दी गई। रात को बाणी ने अपने पति संदीप से बात करनी चाहिए तो वो तो जैसे अंधभक्त की तरह अपनी मम्मी और छोटी बहन का फैसला मान ही चुका था। सही तो है, क्या करोगी जाकर? ससुराल आकर मायके को भूलना पड़ता है। पहले ससुराल के रिश्ते होते हैं, अब मायके से रिश्ते पीछे छूट गए थे। अब मायके के रिश्ते पीछे छूट गए हैं। मेरी मम्मी ऐसी तकलीफ में कैसे काम करेगी? अदिति को भी परीक्षाएं हैं, अगर उसके कम नंबर आएंगे तो तुम ही उसकी जिम्मेदार होगी। यह सुनकर बाणी भी बहुत दुख होता है। जिस पति के भरोसे ससुराल आई थी कि उसका दर्द समझेगा, पर वो तो जो से उसकी बात सुनना और समझना ही नहीं चाहता है। अगले दिन बाणी के पापा का फिर फोन आता है तो स्नेहलता जी ने बाणी को मायके भेजने को बोलते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देती है और फोन रख देती है। बाणी का मन टूट जाता है। वह घर के कामों में लगी रहती है। आते जाते वक्त देखती है कि ननद तो हर वक्त टीवी और मोबाइल में ही घुसी रहती है। एक दिन भी उसको पढ़ते हुए नहीं देखा था। और सासू माँ, जिसके घुटनों में दर्द रहता है, वो रोज नीचे बगीचे में सैर निकले जाती थी और घंटों वही अपनी सहेलियों से बात किया करती।
बाणी समझ गई थी कि उन सबको आराम की लत लग गई थी, इसलिए उसे जाने नहीं दिया गया। अदिति की फाइनल की परीक्षा हो गई थी और अब उसके लिए लड़का देखा जा रहा था। आखिर उम्र तो शादी लायक ही हो गई थी। संयोग से बड़ी जल्दी उसका रिश्ता रौनक के साथ तय हो गया और शादी की तारीख भी तय हो गई। अब बाणी की दोहरी जिम्मेदारियां आ गई थी। शादी की तैयारियां भी करनी थी और उसे घर भी संभालना था। कब सुबह से रात होती उसे पता ही नहीं चलता था। अदिति की शादी के लिए लगभग सभी तैयारियां हो चुकी थी और शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। नियति भी अपने बच्चे और पति के साथ विदेश से आ गई थी। दोनों बहनों में बड़ा प्यार था, बस एक अंतर था। नियति जहां अपनी भाभी की हर तकलीफ समझती थी, वहीं अदिति को अपनी भाभी से परेशान करने में मजे आते थे। जब भी बाणी को मायके जाना होता था तो नियति उसे भेजने को कहती और अदिति अपनी मम्मी की आड़ में उसे मना कर देती। एक रात दोनों बहनें बात कर रही थी तो नियति ने समझाया कि वो भाभी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। मायके जाना हर लड़की का अधिकार होता है। फिर शादी के बाद मायके से रिश्ते खत्म तो नहीं हो जाते। ससुराल माना पहले है पर मायके भी है। शादी के बाद मायके की बहुत याद आती है। मैं बाणी का दर्द समझती हूँ क्योंकि मैं खुद भी तो शादीशुदा हूँ, पर यह चीज तुझे भी अब शादी के बाद समझ आएगी। क्या दीदी, आप भी बेकार की बातें लेकर बैठ गई हो? रौनक मेरी खुशी का ध्यान रखते हैं। मैं जब भी कहूँगी मुझे यहाँ लेकर खुद आ जाएंगे। मेरी तो सास और ननद भी बहुत अच्छी है। मेरे साथ ये सब नाटक नहीं होंगे। हाँ मेरी बहन, काश तेरे साथ यही सब हो। तुझे मेरे और बाणी की तरह ससुराल वालों की दबाव में रहना नहीं पड़े। अदिति की शादी हो जाती है। शुरू में उसे सब अच्छा लगता है और वो जल्दी जल्दी मायके आ जाती है। बस जैसे जैसे वो अपना घर संभालती है, सारी जिम्मेदारियां उस पर डाल दी जाती है। एक दिन उसके मायके आने का बड़ा मन था। उसने अपने पति रौनक से कहा कि मुझे मम्मी की याद आ रही है, मुझे ले चलिए। तो उसकी सास ने टोक दिया, यह एक ही शहर में रहने का ये मतलब नहीं है कि तुम रोज रोज मायके चली जाओ। शुरुआत में ठीक, तुम इसी तरह जाती रहोगी तो घर कौन संभालेगा? यह सुनकर अदिति का चेहरा उतर जाता है। उसे अपनी भाभी बाणी का दर्द समझ आता है, क्योंकि जिस उम्र में उसकी शादी हुई थी उसी उम्र में बाणी की शादी हुई थी। छोटी उम्र और अपने मायके से दूर रहना बड़ा ही मुश्किल होता है। एक दिन उसकी सुबह नींद देर से खुलती है तो उसकी सास उलाहना देती है, वो मायके वाले से देर रात तक फोन पर बात किया करोगी, सुबह ऐसे ही देर से उठोगी तो घर के सारे काम पड़े रह जाएंगे। ये सुनकर उसे रह रह कर अपना गलत व्यवहार याद आ रहा था। एक दिन बाणी को उठते ही देर हो गई थी तो सबसे ज्यादा वो चिल्ला रही थी। देर रात तक अपने मायके वालों से बात करती रहती है, अपनी दीदी से वीडियो कॉल करती है, तभी तो उनकी नींद नहीं खुलती है। मुझे उनके कारण कॉलेज जाने में देर हो जाती है। नाश्ता समय पर नहीं मिलता है और कपड़े भी प्रेस नहीं होते हैं। पता नहीं क्यों हर समय अपने घर वालों से फोन पर लगी रहती है। मम्मी, आप भाभी से इनका फोन छीन लीजिए। अदिति की आंखें भर आई। सच में शादी के बाद रह रहकर मायके की कितनी याद आती है, यह उसे अब समझ में आ रहा था। उसी तरह एक साल निकल गया। नियति के ससुराल में शादी थी, वो उसी में शामिल होने के लिए विदेश से आ रही थी। उसके आने की सबसे ज्यादा खुशी अदिति को हो रही थी, क्योंकि अदिति शादी के बाद अपनी दीदी के साथ एक दिन भी नहीं रही थी। शादी में जाने के बाद नियति जल्दी अपने मायके अपनी मम्मी और भाभी के साथ रहने को आ गई और अब उसे अपनी छोटी बहन को आने का इंतजार था। अदिति भी मायके जाने के नाम से खुश हो रही थी, पर तभी अचानक उसकी सास बाथरूम में फिसल जाती है। फ्रैक्चर तो नहीं होता है पर दर्द पाँव में बहुत हो रहा था। उसी वक्त अदिति के पापा का फोन आता है। वो अदिति को मायके भेजने को कहते हैं पर उसकी सास मना कर देती है। समधी जी, पैरों में दर्द है, बहू को भेज दूंगी तो यहाँ घर का काम कौन करेगा? अब जितने दिन मायके रहना था वो रह लिए, अब तो हमारे घर की बहू है। अब हम सब इधर तकलीफ में पाए और बहू मायके में आराम करे, इसलिए तो हमने शादी नहीं की थी। रही बात उसकी दीदी की, तो फिर कभी बहनें मिल लेंगी। इस साल नहीं तो अगले साल ही मिल लेंगी। और आगे बात सुने बिना ही उन्होंने फोन रख दिया। ये सारे शब्द अदिति के कानों में गर्म शीशे की भांति पिघल रही थी।
आखिर उसका किया उसने भुगत ही लिया। उसने हमेशा अपनी भाभी वाणी को मायके जाने से रोका और हमेशा उनका दिल दुखाया। शायद आज इसीलिए उसके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है। आज उसे अपने किए गए हर कर्म का फल मिल रहा है। आज वो अपनी भाभी की जगह पर खड़ी है और खुद को असहाय महसूस कर रही थी। आंखों में आंसू और दिल में बड़ा ही दर्द था। तभी उसकी मम्मी का फोन आया। अदिति तो कहती थी कि तेरे ससुराल वाले बड़े अच्छे हैं और अब उन्होंने ही तुम्हें भेजने से मना कर दिया। क्या हुआ जो बहू को 2-4 दिन के लिए भेज देते, दोनों बहनें साथ रह लेती, आपस में दिल की बात कर लेती, खुश हो लेती। तभी वो बोलती है, मम्मी मेरे ससुराल वाले तो अच्छे नहीं है, पर वाणी भाभी के ससुराल वाले भी कौन से अच्छे हैं। हमने भी तो भाभी को कई बार ससुराल नहीं भेजा, उनका दिल दुखाया, कभी परीक्षाओं का तो कभी बीमारी का बहाना बनाया। आज यही सब मेरे ससुराल वाले कर रहे हैं तो क्या अनोखा और नया कर रहे हैं। सब ऐसा ही कहते हैं, बहू एक बार घर में आ जाए तो फिर वो उनके हाथों की कठपुतली बन जाती है। उसके मायके जाने पर लगाम कसती जाती है। ससुराल वालों की मर्जी से वो आती जाती है। कभी कभी मायके भेजने के बाद भी बीच में ही बुला ली जाती है। बहू की अपनी मर्जी अपनी भावना तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो सांस भी ससुराल वालों के हिसाब से लेती है। अब मुझे भाभी का दर्द समझ में आ रहा है। नियति दीदी मुझे समझाती थी पर मैं कभी नहीं मानी। पर आप तो मुझे समझा सकती कि भाभी के साथ ऐसा गलत व्यवहार मत कर। आप तो मुझे सही शिक्षा दे सकती थी। आप तो खुद एक बहू रह चुकी हो। आपको तो भाभी का दर्द का एहसास होता होगा। ये दर्द का एहसास मुझे अब समझ में आया है। आप भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करती, मुझे भी समझाती तो आज आपकी बेटी को अपने मायके आने के लिए तरसना नहीं पड़ता। यह सब सुनकर स्नेहलता जी की बोलती बंद हो गई। उन्होंने फोन रख दिया। फोन स्पीकर पर था। नियति और वाणी सब बातें सुन रही थी। दोनों ही निःशब्द थी। नियति कुछ दिनों के लिए रहकर वापस चली गई। कुछ महीने बीते। अदिति 4 दिनों के लिए मायके आई थी, पर उसी वक्त वाणी की मम्मी की बीमारी का फोन आता है तो उसने आगे होकर कहा, माँ भाभी को मायके भेज दीजिए। इनकी मम्मी को इनकी बहुत जरूरत है। भाभी आप आराम से जाइए यहाँ की और मेरी जरा भी चिंता मत करिए। यहाँ मम्मी और मैं एक दूसरे को संभाल लेंगे। अपनी ननद के मुंह से ये बातें सुनकर वाणी को बहुत अच्छा लगा और वो अदिति को गले लग गई। हाँ बहू, अभी तुम्हारी मम्मी को ज्यादा जरूरत है। स्नेहलता जी ने भी जाने की कह दी। कुछ बातें, कुछ एहसास तभी समझ आते हैं जो खुद पर बीतते हैं। सास बहू या ननद भाभी का रिश्ता ऐसे ही है। ससुराल और मायके के रिश्तों का एहसास भी हर लड़की को शादी के बाद ही समझ में आता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।